Hello everyone, this is Komal, your SST educator. Welcome back to your favorite channel Magnet Brains. मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक की सीबीएसई बोर्ड के कोर्सेज के साथ साथ आपको अदर स्टेट बोर्ड के भी कोर्सेज अवेलेबल है इन हिंदी मीडियम, जैसे कि यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड के कोर्सेज प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में। कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी। डेली प्रैक्टिस सेट्स के क्वेश्चंस भी मिलेंगे, प्रैक्टिस भी करते जाइएगा। ई बुक्स और ई नोट्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, तो भटकने की बात नहीं बनती है। आज का हमारा टॉपिक है सिटीज विथ मेनी फंक्शन। इससे पहले का जो हमारा टॉपिक था लास्ट क्लास में हमने विलेज के बारे में देखा था। अब हम देखेंगे सिटी के बारे में, शहरों के बारे में, कि सिटी में कौन से भाई फंक्शंस होते हैं, कैसे कामकाज चलता है, ये सब हम देखेंगे। ठीक है, आप क्या कर दो, जैसे कि हमेशा बोलती हूँ, लाइक शेयर कर दो जल्दी जल्दी से, और लास्ट क्लास का हम क्या कर देंगे, रिकॉल करेंगे, क्योंकि भाई भले ही सिटी में आ गए लेकिन विलेज का तो पढ़ना जरूरी है ना, चैप्टर में है ना। जल्दी जल्दी से लाइक शेयर करो, फिर रिकॉल करते हैं। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि सिटीज जो है तीन तरीके से, मतलब जो विलेज एरिया है, तो विलेज में जो लोग थे ये देखा गया था कि लगभग तीन तरीके से डिवाइडेड थे। स्पेशली हम बात करें नॉर्दर्न और सदर्न एरिया की, सब कॉन्टिनेंट के नॉर्दर्न और सदर्न एरिया की अगर हम बात करें, हमने देखा था किसका, तमिल रीजन का। कहाँ का देखा था, तमिल रीजन का देखा था कि सबके अपने अपने अलग अलग नाम से उनको बुलाया जाता था। जैसे जो बड़े बड़े लैंड ओनर्स थे उनको क्या बोला जाता था, वेलालार बोला जाता था। जो स्लेव्स थे उनको आदि में ही बोला जाता था, है ना। और जो क्या देखे थे हमने साथ में, वो मुझे याद नहीं आ रहा अभी, हेडमैन वगैरह। हाँ, नॉर्थ के हमने देखे थे हेडमैन, विलेज हेडमैन। तो विलेज हेडमैन को हम ग्राम भोजिका बोलते थे, यानी जो लार्जेस्ट लैंड ओनर भी होते थे, जिनको राजा बहुत यूज करते थे। क्यों, टैक्स वगैरह कलेक्ट करने के लिए, क्योंकि राजा को लगता था ऑब्वियसली उनकी पोजीशन क्या थी, विलेज हेडमैन की काफी पावरफुल पोजीशन रहती थी। और पोजीशन कैसी रहती थी इनकी, जो हेरिडेटरी, वांशिक तौर पे, कि जो है पहले पिताजी की, उसके बाद बेटे की, फिर बेटे की, इस तरीके से। ठीक है, पुलिस का भी काम कर लेते थे, कभी कभी जज का भी काम कर लेते थे, तो दैट मीन्स पावरफुल पर्सन थे। तो ये सब हमने बेसिकली विलेज का देखा था, कैसे क्या चीजें होती थी। कॉइन्स के बारे में हमने डिस्कस किया था, पंच मार्क कॉइन्स की हमने बात करी थी कि भाई बड़े ही इंपॉर्टेंट, उस टाइम पे काफी ज्यादा सब कॉन्टिनेंट के काफी ज्यादा हिस्सों में हमें पंच मार्क कॉइन्स के भाई ट्रेसेस मिलते कि भाई हाँ ये पाए जाते थे, इनका यूज होता था। ऑलमोस्ट 500 ईयर्स तक ये यूज हुए। अच्छा, मुझे बताओ पंचमार्क कॉइन्स के कितने शेप्स हमने देखे थे, कि कितने कितने शेप्स में पंचमार्क कॉइन्स हो सकता है। जल्दी बताओ कितने शेप्स में जो है पंचमार्क कॉइन्स हो सकते हैं, फटाफट से बता दो। कितने शेप्स के पंचमार्क कॉइन्स हो सकते हैं। हमने देखे थे सर्कुलर, हमने रेक्टेंगुलर देखे थे, हमने स्क्वायर शेप का देखा था, है ना। क्लियर। और इनमें कोई इंस्क्रिप्शन ऐसा नहीं था, इंस्क्राइब नहीं करा था, जैसे मैंने बताया भी था कि गोद गोद के ऐसा कुछ नहीं लिखा, या तो पंच डाई वगैरह से, और साथ में क्या, या तो स्टैंप, ऐसे ठप्पा ऐसा लगाया जाता था। ठीक है, इसीलिए इन्हें पंचमार्क कॉइन कहा जाता था। हमने क्या देखा था, तमिल रीजन का एक अर्लीस्ट वर्क देखा था तमिल का, संगम लिटरेचर। क्लियर। तो ये सब बेसिक चीजें हमने डिस्कस की थी। अब हम देखेंगे शहरों के बारे में, सिटी के बारे में, कि सिटी विथ मैनी फंक्शन, कि सिटी में क्या भाई बहुत से फंक्शन होते थे, जरा देखें, है ना। एनुअल फंक्शन तो नहीं हो रहा, कोई हो सकता है इनॉग्रेशन फंक्शन हो रहा हो, देखें जरा। वेरी ऑफन अ सिंगल टाउन वॉज इंपॉर्टेंट फॉर अ वेराइटी ऑफ रीजन। अक्सर देखा जाता था कि सिंगल टाउन, एक सिंगल टाउन जो है बड़ा ही इंपॉर्टेंट माना जाता था वेराइटी ऑफ रीजन के लिए। Let us look at the example of मथुरा मैप 780 पेज 87। पेज 87 का आपका जो मैप होगा, मैप 7, उसको आपको देखना, और किसके एग्जाम्पल से देखना है, मथुरा के। हमने क्या देखा कि वेरी ऑफन, अक्सर एक सिंगल टाउन बहुत से रीजंस के, बहुत से कारणों के कारण वो क्या माना जाता है, इंपॉर्टेंट माना जाता है ना। हम बोलेंगे ना, अरे ये जगह में ऐसा होता है इसलिए इंपॉर्टेंट है, ये जगह में वैसा होता है तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। यानी एक जगह, एक टाउन अलग अलग रीजंस के कारण इंपॉर्टेंट माना जाता है। जैसे मथुरा, Mathura has been an important settlement for more than 2500 years। हम ये देखेंगे कि मथुरा को क्या माना गया था, बड़ा ही एक इंपॉर्टेंट सेटलमेंट था। ठीक है, फॉर मोर देन 2500 ईयर्स, लगभग मोर देन 2500 ईयर्स से भी ज्यादा। It was important because it was located at the crossroads of two major routes of travel and trade from the northwest to east and from north to south। ये क्यों इंपॉर्टेंट था, मथुरा को क्यों इंपॉर्टेंट माना जाता था, क्यों, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट था, ऐसी जगह लोकेटेड था, क्रॉस रोड्स, है ना। जैसे दो मेजर रूट्स यहाँ पे आते थे, एक ट्रेवल के लिए, ट्रेवलिंग वाला रूट, और एक ट्रेड के लिए, ट्रैवलिंग भाई जहाँ से ट्रैवलिंग वगैरह हो रही, लोग एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, और ट्रेड रूट जहाँ से व्यापार हो रहा है। ठीक है, जहाँ से क्या हो रहा है, ट्रेडिंग हो रही है, व्यापार हो रहा है, जो ट्रेड रूट।
फ्रॉम दी नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट कहाँ होगा? ऑब्वियसली यहाँ होगा ना, ये देखो, ये नॉर्थ है, ये वेस्ट है ना, नॉर्थ डायरेक्शन है, वेस्ट डायरेक्शन, नॉर्थ वेस्ट, ये वाला, इस तरीके से ये एरिया को नॉर्थ वेस्ट बोलेंगे, है ना, नॉर्थ और वेस्ट का ऐसे बीच का तो नॉर्थ वेस्ट। फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट टू ईस्ट, अगर नॉर्थ वेस्ट से कहाँ जाना है? ईस्ट की साइड जाना है, या अगर हमें जाना है नॉर्थ से साउथ की ओर, तो मथुरा क्या था? एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था। ठीक है, क्लियर हुआ? आया समझ में कि नहीं आया? हम किसके बारे में देख रहे हैं? सिटीज और विथ मेनी फंक्शंस। तो हम किसका एग्जांपल लिया? हमने किसके बारे में समझा? मथुरा के बारे में। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या चीज देखी कि बड़ा ही इंपॉर्टेंट सेटलमेंट माना गया है इसको, लगभग मोर देन 2500 ईयर्स। ठीक है, और ये क्या इंपॉर्टेंट था? क्यों? क्योंकि इसमें से ट्रेड रूट और जो है हम बात करेंगे ट्रेवल रूट, इतने दो इंपॉर्टेंट रूट यहाँ पे हमें मिलते हैं। अब यहाँ पे हम बात करें कैसे जा रहे हैं, जैसे नॉर्थ वेस्ट से अगर हमें जाना है ईस्ट की तरफ तो ये बीच में पड़ रहा है, अगर हमें नॉर्थ से साउथ की ओर होते हुए जा रहे हैं तो भी यहाँ पड़ रहा है, तो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था मथुरा। ठीक है, चलो, देयर वर फोर्टिफिकेशन अराउंड द सिटी एंड सेवरल श्राइन्स। जो सिटी थी, कौन सी सिटी थी? मथुरा। तो बहुत से फोर्टिफिकेशन हो रखे थे, किलाबंदी बोलते हैं ना, इसे कवर करके रखते हैं। ठीक है, तो फोर्टिफिकेशन हो रखे थे सिटी में, और सेवरल श्राइन्स, ऐसे थोड़ा सा रिलीजियस ऐसे मंदिर इस टाइप के, तो बहुत से श्राइन्स हमें यहाँ देखने को मिलते हैं। फार्मर्स एंड हर्डर्स फ्रॉम एडजॉइनिंग एरियाज प्रोवाइडेड फूड फॉर पीपल इन द सिटी। फार्मर और जो हर्डर्स है आसपास के एरिया से, एडजॉइनिंग एरिया से, प्रोवाइडेड फूड फॉर पीपल इन द सिटी, क्या करते थे? प्रोवाइड करते थे फूड, खाना किसके लिए? लोगों के लिए जो सिटी में रहते थे। ठीक है, तो फार्मर और हर्डर जो आसपास के एरियाज में रहते थे वो क्या प्रोवाइड करते थे? फूड प्रोवाइड करते थे जो शहरों में रहते थे उनके लिए। ठीक है, शहर वाले लोग हैं भाई, खाना वाना कहाँ से ये लोग वो करेंगे, है ना, खेती बाड़ी तो करेंगे नहीं, खेती बाड़ी गाँव के लोग कर रहे हैं, तो इनको खाना कहाँ से आ रहा है? ये आसपास के जो एरियाज हैं, है ना, विलेजेस, वहाँ से। Mathura was also a center where some extremely fine sculpture was produced. मथुरा और किस चीज़ के लिए इंपॉर्टेंट था? हमने देखा एक तो ट्रेड रूट, ट्रेवल रूट के लिए बढ़िया, 2500 ईयर से भी ज़्यादा लगभग इंपॉर्टेंट रहा। फिर हमने देखा बहुत से श्राइन्स वगैरह हमें देखने को मिलते, फोर्टिफिकेशन देखने को मिलता है ना। मथुरा और किस लिए भी फेमस था? स्कल्पचर के लिए। ठीक है, मथुरा वॉज ऑल्सो अ सेंटर वेयर सम एक्सट्रीमली फाइन स्कल्पचर वॉज प्रोड्यूस। बिल्कुल फाइन स्कल्पचर वगैरह आपको सब पता है क्या होते हैं, ऐसे मूर्ति वगैरह कुछ ऐसे बना दी इस तरीके का, तो फाइन स्कल्पचर के लिए बहुत ज़्यादा क्या था? एक इंपॉर्टेंट सेंटर माना जाता है, बहुत बढ़िया स्कल्पचर बनते थे। अराउंड 2000 ईयर्स अगो मथुरा बिकेम द सेकेंड कैपिटल ऑफ द कुशन्स अबाउट whom यू वुड रीड। लगभग 2000 सालों पहले जो मथुरा थी, किसकी दूसरी राजधानी बनी थी? सेकेंड कैपिटल बनी थी कुशन्स की। जो कुशन किंगडम था, है ना, कुशन एम्पायर कह लीजिए, डायनेस्टी, तो कुशन्स की क्या बनी थी? बड़ी ही इंपॉर्टेंट सेकंड कैपिटल बनी थी, सेकंड कैपिटल दूसरे नंबर की। ठीक है, जिसके बारे में आप पढ़ेंगे। ठीक है, क्लियर हुआ? जिसके बारे में क्या है? अबाउट यू वुड रीड। इतना समझ में आया कि नहीं आया? हमने क्या देखी? मथुरा की इंपॉर्टेंस एक और देख ली कि भाई यहाँ पे फाइन स्कल्पचर देखने को मिलता है, और मथुरा कुशन्स की जो एक बहुत ही बढ़िया एम्पायर था उसकी सेकेंड कैपिटल भी थी लगभग 2000 सालों पहले तक। क्लियर? चलो, मथुरा वॉज ऑल्सो अ रिलीजियस सेंटर। हम बोलते ना मथुरा वृंदावन जा रहे हैं, तो एक कैसा सेंटर था? रिलीजियस, धार्मिक टाइप का, काफी रिलीजियस एक्टिविटी यहाँ पे होती थी, है ना। तो मथुरा वॉज ऑल्सो अ रिलीजियस सेंटर, देयर वर Buddhist monasteries, Jain shrines, and it was an important center for the worship of Krishna. मथुरा की बात आ जाती है तो भाई कृष्ण भगवान की बात आ जाएगी। पर यहाँ तो ठीक है, यहाँ पे बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज भी देखने को मिलती है, और जैन श्राइन्स, जो जैन धर्म के भाई श्राइन्स वगैरह वो भी देखने को मिलेंगे, और बुद्धिस्ट लोग के मठ यहाँ पे देखने को मिलेंगे। साथ में इंपॉर्टेंट सेंटर था जहाँ पे कृष्ण भगवान की बहुत पूजा की जाती थी, तो ये रिलीजियस सेंटर कहा जा सकता है ऑब्वियसली, क्योंकि भाई बुद्धिज्म धर्म का, जैन धर्म के, या हम बात करें हिंदुइज्म में अपने कृष्ण भगवान की पूजा, तो यानी रिलीजियस सेंटर तो था। क्लियर हुआ? आया समझ में? कोई कंफ्यूजन, दिक्कत तो नहीं है? Several inscriptions on surfaces such as stone slabs and statues have been found in Mathura. मथुरा में क्या मिलेंगे? बहुत से ऐसे inscriptions मिलेंगे। किन की surfaces पे लिखे हुए inscriptions? क्या होता है? जो hard surfaces पे ऐसे लिखे जाते हैं, जैसे अशोका के inscriptions हमने लास्ट चैप्टर में पढ़े थे, है ना, धमा के बारे में अशोका ने बताया था ना। तो several inscriptions on surfaces such as stone के slab,
ऐसे फ्लैट होते हैं ना स्लैब, जैसे हम बोलते हैं किचन स्लैब, किचन में स्लैब लगा जाते हैं जिसमें हम गैस रखते हैं, खाना बनाते हैं, ठीक है, रोटी वगैरह बेलते हैं, स्लैब बोलते हैं ना, इस तरीके से। और स्टैच्यूज हैव बीन फाउंड इन मथुरा, तो इसी तरीके के जो इंस्क्रिप्शन है किस पे लिखे गए, स्टोन के स्लैब्स में, और जो स्टैच्यूज हैं वो कहाँ मिले हमें, मथुरा में। तो यानी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें मिल रही है हमें तो मथुरा में, है ना। मथुरा कुशन की सेकंड कैपिटल थी, मथुरा भाई कह सकते हैं क्रॉस ओवर था, है ना, ट्रेड रूट के लिए, ट्रैवल रूट के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट था। साथ में हम देख रहे हैं रिलीजियस वे में भी बड़ा इंपॉर्टेंट था, जो हमें बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज देखने को मिल रही है, जैन श्राइन से वही मंदिर वगैरह, रिलीजियस चीज़ें ये वो, है ना। और कृष्ण भगवान की पूजा भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा होती थी। यहाँ पे इंस्क्रिप्शंस भी मिलते हैं किस पे, स्टोन स्लैब्स में और स्टैच्यूज में। जनरली दीज आर शॉर्ट इंस्क्रिप्शंस रिकॉर्डिंग गिफ्ट मेड बाय मेन एंड समटाइम्स वुमेन टू मोनेस्ट्रीज एंड श्राइन्स। जनरली में क्या बोल रहे हैं, दीज आर शॉर्ट इंस्क्रिप्शन, छोटे छोटे इंस्क्रिप्शंस लिखे जाते थे, ठीक है, रिकॉर्डिंग गिफ्ट मेड बाय मैन, जैसे जो भी गिफ्ट्स हैं आदमी लोग दे रहे हैं, एंड समटाइम्स वुमेन, या वुमेन भी दे रही है, टू किसको, मोनेस्ट्री और श्राइन्स को, यानी मोनेस्ट्रीज और श्राइन्स को अगर कोई गिफ्ट दे रहा है, उपहार दे रहा है, तो क्या है, उनके जो शॉर्ट ऐसे इंस्क्रिप्शन उसमें रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। क्लियर। तो कैसे इंस्क्रिप्शन से शॉर्ट हमें इंस्क्रिप्शंस देखने को मिलेंगे। हमने देखा ना कैसे दे रहे हैं मोनेस्ट्रीज और श्राइन्स को, क्योंकि यहाँ पे बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज और जैन श्राइन्स हमें देखने को मिलते हैं। क्लियर। चलो, These were made by kings and queens, officers, merchants and craft person who lived in the city. हम बोल रहे हैं किसके बारे में बात कर रहे हैं, ये हम बोल रहे हैं शॉर्ट इंस्क्रिप्शन या जो रिकॉर्डिंग है, रिकॉर्डिंग गिफ्ट मेड बाय मेन एंड समटाइम्स वुमेन, किसको, टू मोनेस्ट्री एंड श्राइन्स, कौन दे रहे हैं, दीज वर मेड बाय किंग एंड क्वींस, ऑफिसर्स हो गए, मर्चेंट्स हो गए, क्राफ्ट पर्सन हो गए, जो सिटी में रहते थे, शहरों में रहते थे, वो देते थे। For instance, inscriptions from Mathura mention goldsmith, blacksmith, weavers, basket makers, garland makers और perfumers। अगर हम बात करें inscriptions पे, पता है क्या क्या मिलेगा हमें देखने को, मतलब मेंशन रहता है ना उसमें जानकारी। हम बोलते हैं अशोका का इंस्क्रिप्शन, अशोका का इंस्क्रिप्शन ऐसा बता रहा है, अशोका के इंस्क्रिप्शन में ऐसा लिखा है, तो अशोका के इंस्क्रिप्शन, ठीक है। तो ऐसे ही हम बात करें मथुरा के जो इंस्क्रिप्शन है, वहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है, किसके बारे में देखने को मिलेगा, जैसे हम सुनार के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिल गई, है ना, लोहार के बारे में, ब्लैक स्मिथ के बारे में इन्फॉर्मेशन मिल गई, वीवर्स जो बुनने का काम करते, बुनाई का काम करते हैं, उनके बारे में मिल गई, जो भाई बास्केट वगैरह बनाने का काम करते हैं, जो गार्लैंड वगैरह बनाने का काम करते हैं, जो परफ्यूम बनाने का काम करते हैं, तो इनकी इन्फॉर्मेशन हमें इंस्क्रिप्शंस में, किसके, मथुरा के इंस्क्रिप्शंस में क्या है, देखने को मिलती है। क्लियर। आया समझ में, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है कि मथुरा में क्या क्या कितनी इंपॉर्टेंट चीजें हमें क्या है देखने को मिल रही है। इसलिए क्या है, हमने स्टार्टिंग फर्स्ट लाइन ही पढ़ी थी कि कोई भी सिटी कई बार सेवरल रीजंस के लिए इंपॉर्टेंट बनती है, तो मथुरा में तो कितने सारे रीजंस हमें मिल रहे हैं कि भाई ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट सिटी रही होगी। ठीक है, चलो, क्राफ्ट्स एंड क्राफ्ट्स पर्सन, ठीक है। We also have archaeological evidence for craft। हमारे पास क्राफ्ट के लिए क्या है, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है। आर्कियोलॉजी, आर्कियोलॉजिस्ट हमें पता ही कौन है, जो जैसे रिमेन्स या ऑब्जेक्ट कुछ भी हो उनकी स्टडी करते हैं। अब वो स्टडी करते हैं तो वो हमें बताते हैं कि भाई हमने क्या स्टडी करी है, तो चलो बुक में लिखते हैं ताकि स्टूडेंट्स पढ़ेंगे और स्टूडेंट्स को पता चलेगा कि हिस्ट्री में क्या क्या चीजें रही हैं। तो ऐसे ही इन आर्कियोलॉजिकल जो एविडेंसेस है इनमें हमें क्या मिले, क्राफ्ट के बारे में भी पता चलता है। किसके बारे में, हर चीज के बारे में पता चलता है। जैसे हम बोलते हैं बिल्डिंग्स के बारे में, पेंटिंग्स के बारे में, ये कॉइन्स के बारे में, तो आर्ट एंड क्राफ्ट क्यों पीछे रहेगा, तो हमें क्राफ्ट के बारे में भी जो है आर्कियोलॉजी के थ्रू क्या है पता चलता है। क्लियर हुआ। अब देखें क्या है, These include extremely fine pottery known as the Northern Black Polished Ware NBPW। इसमें क्या इंक्लूड है, बहुत ही प्यारी एक्सट्रीमली फाइन पॉटरी। एक्सट्रीमली फाइन मतलब आप समझ सकते हो, उसकी तारीफ करें कि कितने बेहतरीन तरीके से बनाई गई होगी, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से बनाई गई होगी। नोन एज दी, क्या कहा जाता है इसको, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। क्या कहा जाता है इसको, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर NBPW। क्या कहा जाता है इसको, एक्सट्रीमली फाइन पॉटरी, बहुत अच्छी मिली थी, जिसका शॉर्ट फॉर्म है NBPW, एक्सट्रीमली फाइन पॉटरी, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। क्या है, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर।
It gets its name from the fact that it is generally found in the northern part of the subcontinent. हम नॉर्दर्न क्यों यूज कर रहे हैं? ये जो टर्म हमने नॉर्दर्न यूज करा है, तो नॉर्दर्न टर्म हम क्यों यूज कर रहे हैं? क्यों? क्योंकि ये है कि कहाँ मिली थी? फाउंड इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द सबकॉन्टिनेंट। सबकॉन्टिनेंट के नॉर्दर्न पार्ट में हमें क्या थी? मिली थी। ठीक है, सबकॉन्टिनेंट के हमें नॉर्दर्न पार्ट, आपको पता ही है नॉर्दर्न पार्ट यानी ऊपर, ये तो पता ही है कि नहीं, मतलब ये वाले पार्ट्स में मिली होगी, इनमें से नॉर्दर्न एरिया है ना, ये नॉर्थ एरिया है ना। Remember that the archaeological evidence for many crafts may not have survived. We know from texts that the manufacture of the cloth was important. अब ये भी बोल रहे हैं हमें कि remember that, ये ध्यान रखिए, the archaeological evidence for many crafts may not have survived. जो archaeological evidence हैं, जो सबूत हैं बहुत टाइप के क्राफ्ट के, क्या है वो? अभी many craft may not have survived, है ना, नहीं होंगे, नहीं रह गए होंगे। ऐसा नहीं है कि ये पता चल रहा है तो सिर्फ यही बना होगा उस जमाने में, बहुत सी ऐसी चीजें होंगी जो हो सकता है जिनका प्रूफ या जिनका एविडेंस नहीं मिल पाया, तो उसका मतलब ये थोड़ी कि एग्जिस्ट नहीं करती होगी, है ना। जितना मिल पाया वो तो हम पढ़ ही रहे हैं, वो तो हम जान ही रहे हैं, लेकिन जो नहीं मिल पाया तो दैट डजंट मीन कि वो होगा ही नहीं। We know from texts that the manufacture of cloth was important. टेक्स्ट से हमें ये भी पता चलता है कि जो मैन्युफैक्चरिंग थी क्लॉथ की, है ना, कपड़ों को बनाने का, कपड़ों की मैन्युफैक्चरिंग उस समय क्या थी? इंपॉर्टेंट थी, है ना। क्या थी? वॉज इंपॉर्टेंट। क्लियर हुआ? हम बात करें क्राफ्ट एंड क्राफ्ट पर्सन की, तो हमने देखा नॉर्दर्न पार्ट में हमें सबकॉन्टिनेंट के एक बहुत ही बढ़िया NBPW नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश वेयर, एक बहुत ही फाइन पॉटरी थी, पॉटरी थी, याद रखना, पॉटरी, ठीक है, वो मिली थी। क्लियर? नॉर्थ क्यों हम बोल रहे हैं, नॉर्दर्न क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि नॉर्दर्न पार्ट में मिली थी, और क्लॉथ की मैन्युफैक्चरिंग भी उस वक्त क्या थी? इंपॉर्टेंट थी। क्लियर? चलो, there were famous centers such as Varanasi in the north and Madurai in south. बहुत से फेमस सेंटर्स थे, कौन से? जैसे वाराणसी हो गई, नॉर्थ में कहाँ है? वाराणसी कहाँ है? नॉर्थ एरिया में है, और मदुरई कहाँ है? साउथ में। वाराणसी लिखा है ना नॉर्थ, और मदुरई साउथ। नॉर्थ साउथ आपको पता है बहुत अच्छे से। बोथ मैन एंड वुमेन वर्कड इन दीज सेंटर्स। इन सेंटर्स में बोथ मैन ने भी और वुमेन ने भी भाई इन सेंटर्स पे क्या किया था? काम किया था, है ना। मतलब काम करने वाले कौन थे? अगर कपड़ों की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है या कुछ भी काम हो रहा है, हम बोल रहे हैं, तो ऐसा जरूरी तो नहीं सिर्फ मैन होंगे, वुमेन भी काम करती थी। तो अभी तो हम कपड़ों की मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहे हैं, तो मैन हो वुमेन हो दोनों ही इन सेंटर्स में काम करते थे। नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश वेयर, अभी इसके बारे में बता रहे हैं कि देखिए जरा क्या है इसके बारे में और डिटेल। ये तो हमने देखा नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश वेयर, लेकिन क्या खास है जरा देखते हैं। NBPW is a hard wheel made metallic looking wear with a shiny black surface. जो NBPW क्या है? हार्ड, काफी हार्ड है। व्हील मेड, व्हील तो पता ही, चक्रा, चरखा जैसा बोलते हैं। मेटेलिक लुकिंग, कैसा लुक है इसका? मेटल, जैसे हम बोलते हैं ना यार ये तो मेटल का लग रहा है। मेटेलिक लुकिंग वेयर विद अ शाइनी ब्लैक सरफेस, का सरफेस कैसा है? अच्छा शाइनी ब्लैक सरफेस, आपको पता ही है। The potter used to expose the earthenware to very high temperature in his kiln, which resulted in the blackening of its outer surface. अब जो earthenware है ना, to very high temperature, जो पॉटर था, जो बनाता था, तो इस earthenware को, मिट्टी के, उसको क्या करता था? बहुत हाई टेम्परेचर में रखता था, है ना। तेज जब आग जल रही होती है, अच्छा टेम्परेचर होता है, तो उसमें रखता था। अब ऐसे हाई टेम्परेचर में रखने के कारण क्या होता था? Which resulted in the blackening of its outer surface. Outer surface कैसी हो गई थी? ब्लैक हो जाती थी। कैसी हो जाती थी? बहुत देर तक अगर हम क्या करते हैं, कुछ भी चीज हम ऐसे रखते हैं, है ना, कुछ भी चीज जलाते हैं, हम बोलते हैं ना, जैसे कई बार हम जो चाय वगैरह बनाते हैं या कुछ भी खाना बनाते हैं, तो क्या बोलते हैं ना, अरे देखो चावल जल रहे हैं, तो चावल जल रहे हैं तो कलर कैसा हो जाता है? हम देखते हैं बर्तनों का ब्लैक ब्राउनिश ब्लैक हो जाता है, जल रहा होता है, क्योंकि हीट बहुत ज्यादा हो जाती है। तो ऐसे ही जब भी एक्सट्रीम वेरी हाई टेम्परेचर में रखते हैं तो कैसे हो जाते थे? आउटर जो बाहर का जो सरफेस है वो कैसा हो जाता था? वो ब्लैक होने लग जाता था, ब्लैक कलर में कन्वर्ट होने लग जाता था। अ फाइन ब्लैक स्लिप वॉज ऑल्सो अप्लाइड ऑन दिस। अब एक बहुत ही प्यारी सी फाइन तरीके से उसके ऊपर ही ब्लैक सी स्लिप ऐसे फेरी जाती थी, अप्लाई की जाती थी, which gave the potter a mirror like shine. अब जिसके कारण पॉटर कैसा लगता था? शाइनी, ऐसा लगता है जैसे कांच का होगा, मिरर जैसा चमकता था। ठीक है, अब सब्सटेंस वगैरह लगाए जाते ना, चीजें लगाई जाती ताकि चमके, ताकि वो शाइन करे। तो ऐसे ही पहले तो जलाया, हाई हीट में करा, ठीक है, अर्धनवेयर को, आउटर सरफेस ब्लैक हो गया, फिर उसमें क्या लगाया? उसमें लगाया अच्छा शाइनी सा ऑब्जेक्ट, ठीक है, सब्सटेंस, ब्लैक स्लिप। क्लियर? ब्लैक स्लिप लगाई
और उसके कारण वो कैसा बनता है, मिरर लाइक, लोग ऐसा लगता है मिरर होगा, कांच होगा जो शाइन करता है ना, वैसा। क्लियर? किसके बारे में पढ़ा हमने? नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश वेयर। चलो, many craft person and merchants now formed associations known as श्रेणीज। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? क्राफ्ट एंड क्राफ्ट पर्सन के बारे में, ठीक है। तो हमें क्या बोल रहे हैं? जो क्राफ्ट पर्सन है, जो क्राफ्टिंग का काम करते हैं, यही जो पॉटरी वगैरह बना रहे हैं, ये सब मर्चेंट्स है ना, ट्रेड मतलब मर्चेंट्स वही जो बाइंग सेलिंग का काम करते हैं इस तरीके से। तो बहुत से जो क्राफ्ट पर्सन है और जो मर्चेंट्स है, नाउ फॉर्म एसोसिएशन, इनकी एक एसोसिएशन है, मतलब एसोसिएशन फॉर्म क्या करते हैं, क्या नाम है इसका? श्रेणीज। तो बहुत से जो क्राफ्ट पर्सन है और मर्चेंट्स है, वो क्या फॉर्म करा है उन्होंने? एसोसिएशन फॉर्म करी है, जिसका नाम क्या है? श्रेणी। तो अगर हम लिखेंगे क्राफ्ट पर्सन, क्राफ्ट पर्सन एंड मर्चेंट्स, जो है क्राफ्ट पर्सन एंड मर्चेंट्स फॉर्म, क्या फॉर्म करा इन्होंने? एसोसिएशन। क्या फॉर्म करा इन्होंने? एसोसिएशन फॉर्म करा, जिसको क्या नाम दिया? जिसको क्या नाम दिया? श्रेणीज। क्या नाम दिया जिसको? जिसको नाम दिया इन्होंने श्रेणीज। क्लियर? जिसको क्या नाम दिया? नाम दिया श्रेणीज। तो क्राफ्ट पर्सन और मर्चेंट्स ने मिलके एसोसिएशन बनाया, है ना, ग्रुप जैसा, एसोसिएशन, संगठन जैसा हम बोलते हैं, वो बनाया, और क्या नाम है उसको मिला? श्रेणीज। ठीक है। These श्रेणीज of craft persons provided training, procured raw material and distributed the finished product। ये श्रेणीज जो थी क्राफ्ट पर्सन की, मतलब जो क्राफ्ट पर्सन का एसोसिएशन था, क्या करता था? ट्रेनिंग प्रोवाइड करता था, है ना, प्रैक्टिस ट्रेनिंग प्रोवाइड करता था, प्रोक्यूर्ड रॉ मटेरियल प्रोवाइड कराता था, और डिस्ट्रीब्यूट करता था फिनिश प्रोडक्ट। और क्या करता था भाई? बना के पूरा करके फिनिश प्रोडक्ट को बांटता था, देता था, डिस्ट्रीब्यूट करता था। देन श्रेणीज ऑफ मर्चेंट्स ऑर्गेनाइज द ट्रेड। अब इन्होंने तो बना लिया, इन्होंने तो फिनिश प्रोडक्ट बना लिया, ठीक है। अब जो श्रेणीज है, किनकी? मर्चेंट्स की। हमने देखी ना कि कौन? क्राफ्ट पर्सन और मर्चेंट, ये लोग मिलके क्या बना रहे हैं? एसोसिएशन बना रहे, जिसको क्या नाम दिया है? श्रेणी नाम दिया है। तो सबसे पहले किसकी श्रेणी ने? क्राफ्ट पर्सन की श्रेणी ने क्या करा? ट्रेनिंग दी, रॉ मटेरियल लाए और फिनिश प्रोडक्ट बना के दे दिया। अब बेचने का काम। श्रेणीज ऑफ मर्चेंट्स ऑर्गेनाइज द ट्रेड। अब ये ट्रेड, मैंने बोला था ट्रेड का काम क्या होता है? बाय करना, सेल करना, यही होती है ट्रेडिंग। तो ये लोग क्या करेंगे? ट्रेड ऑर्गेनाइज करेंगे, व्यापार। श्रेणीज ऑल्सो सर्व्ड एज बैंक्स। श्रेणीज और क्या काम करते हैं? जैसे बैंक का भी काम करेंगे। वेयर रिच मैन एंड वुमेन डिपॉजिटेड मनी। जहाँ पे जो रिच मैन होंगे, जो रिच वुमेन होंगी, जो भी होंगे, उनकी जिसके पास अच्छा खासा पैसा बल्ला रहता है, बढ़िया, तो बैंक में क्या करते हैं? पैसा डिपॉजिट करते हैं। तो श्रेणी भी एज अ बैंक भी काम करते हैं, जहाँ पे भाई जो रिच पर्सन रहते होंगे, चाहे मैन हो या वुमेन, अपने पैसे डिपॉजिट करते थे। जो भी उस टाइम पे मनी रहता था, जो भी होता होगा, जैसा भी चलती हुई करेंसी उस टाइम पे जो भी चलता होगा, वो डिपॉजिट करते थे। This was invested and part of the interest was returned or used to support religious institutions such as monasteries। अब काम कैसे होता था? इसको इन्वेस्ट किया जाता था, है ना। उसके बाद एंड पार्ट ऑफ द इंटरेस्ट, जो इंटरेस्ट का पार्ट है, जो ब्याज का हिस्सा है, वो क्या कर दिया जाता था? रिटर्न कर दिया जाता था। और किस में यूज कर दिया जाता था? जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है, जैसे मोनेस्ट्री वगैरह, है ना, मठ वगैरह बने हुए हैं, वहां पे भिक्षुओं के लिए, है ना, जो हम बोलते हैं ना बुद्धिज्म, जो इनके लोगों की मोनेस्ट्रीज बनी रहती है ना, जहाँ पे भाई मेडिटेशन करते हैं, रहते हैं, अपना घर वर त्याग करके वहाँ पे रहते हैं मठ में, है ना, मठों में मेडिटेशन करते हैं और अदर काम करते हैं, सोच विचार की बातें होती है, डिस्कशन वगैरह होती है। तो वहाँ के लिए लोग सोचते हैं कि भाई जो इंटरेस्ट है, तो कुछ पार्ट उसका क्या मोनेस्ट्रीज में इन्वेस्ट कर दिया, मतलब वहाँ पे दे दिया, इस तरीके से काम करते थे। तो हमने क्या देखा? क्राफ्ट पर्सन और मर्चेंट की एसोसिएशन है, जिसको श्रेणी कहते हैं। क्राफ्ट पर्सन का काम हमने देखा ट्रेनिंग, रॉ मटेरियल का और फाइनल प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट करने का। उसके बाद मर्चेंट ट्रेड ऑर्गेनाइज करते हैं, यानी खरीदने बेचने का काम, बेचते होंगे, सामान बन गया, लेकिन बेचने का काम भी तो जरूरी है, वरना बना के क्या करेंगे? सिर्फ रखे रहेंगे? नहीं। तो श्रेणीज बैंक का भी काम करते थे, जहां पे रिच मैन और वुमेन क्या करते थे? पैसा डिपॉजिट करते थे। ओके, अब ये मनी को इन्वेस्ट किया जाता था, और इसका जो इंटरेस्ट है, पार्ट ऑफ द इंटरेस्ट रिटर्न या तो वापस कर दिया, या यूज करा जाता था रिलीजियस इंस्टीट्यूशन में सपोर्ट के लिए, मतलब वहां पे जैसे नीड पड़ती होगी तो वहां पे दे दिया कि चलो भाई ये दान कर दिया, दे दिया, ताकि वहां पे काम आ सके वहां के लोगों के लिए। क्लियर हुआ? आगे बढ़े, चल।
रूल्स फॉर स्पिनिंग एंड वीविंग, किसका रूल है स्पिनिंग और वीविंग का, स्पिनिंग और वीविंग बुनना। दीज रूल्स आर फ्रॉम द अर्थशास्त्र, ये रूल कहाँ से, ये रूल है अर्थशास्त्र से। जरा कोई मुझे बताने का कष्ट करेगा कि जो अर्थशास्त्र है वो किसने लिखी, किसके द्वारा बनाई गई है। अर्थशास्त्र किसकी बुक है, चंद्रगुप्त की है, अशोका की है, चाणक्य की है, किसकी है अर्थशास्त्र। हमने डिस्कस किया था लास्ट चैप्टर में, बहुत अच्छे से डिस्कस किया था हमने लास्ट चैप्टर में। किसकी है अर्थशास्त्र बुक, चाणक्य की है ना। वाइस मैन थे, काफी बुद्धिमान समझदार, इनकी नीति भी बड़ी फेमस है। They describe how spinning and weaving could be done in workshop under the supervision of special official। जो चाणक्य वो क्या डिस्क्राइब करे, अर्थशास्त्र यानी चाणक्य ने लिखी, हमने मैंने बताया अभी, तो उन्होंने डिस्क्राइब करा कि कैसे स्पिनिंग और वीविंग कुड बी डन इन वर्कशॉप। वर्कशॉप जहाँ पे काम होता है ना, काम होता है, वर्क होती है, तो वहाँ पे कैसे वीविंग और स्पिनिंग की जाती है अंडर द सुपरविजन ऑफ स्पेशल ऑफिशियल। अब स्पेशल ऑफिशियल है, वो देखेगा काम वगैरह है ना, सुपरवाइज करेगा कि ढंग से चीज़ें हो रही नहीं हो रही, सुपरविजन होगा। क्लियर। तो ऑफिशियल क्या करता था, सुपरवाइज करता था कि काम अच्छे से हो रहा है नहीं, क्योंकि फिनिशिंग अच्छा मतलब होना चाहिए ना, चीज़ें बिल्कुल नीट एंड क्लीन तरीके से, है ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो स्पिनिंग और वीविंग का काम वो ऑफिशियल क्या है, सुपरवाइज करता था। विडोज, यंग वुमेन हु आर डिफरेंटली एबल, नन्स, mothers of courtesans, retired women servants of the king, women who have retired from service in temples may be used for processing wool, bark, cotton, hemp and flax। मतलब ये लोग ये सारे बहुत सारे काम कर रही हैं, अलग अलग जगह की औरतें हैं, है ना, जो कुछ रिटायर्ड हैं, कुछ विडो हैं, है ना, या हम बोल रहे यंग वुमेन है, वो ये काम करी, जैसे विडोज हो गई, यंग वुमेन हो गई, ठीक है, हु आर डिफरेंटली एबल्ड, ठीक है, नन्स। डिफरेंटली एबल्ड से आप क्या समझ रहे हो, मुझे कमेंट बताओ। पहले बताओ ये डिफरेंटली एबल्ड क्या मतलब है, ऐसी कौन सी वुमेन है जो डिफरेंटली एबल्ड, तो ये आप बताओ मुझे। मदर्स ऑफ कॉर्टिसंस, रिटायर्ड वुमेन होगी, सर्वेंट जो राजा के यहाँ काम करती होंगी, भाई है ना, दासियां भी रहती थी ना, तो रिटायर्ड। फिर वुमेन हु हैव रिटायर्ड फ्रॉम सर्विस इन टेम्पल्स, जो पहले मंदिरों में काम करती होंगी तो वहां से अब वहां नहीं करती काम, तो वो सब क्या करते, प्रोसेसिंग करते वुल वगैरह को, बार्क, कॉटन, हैम एंड फ्लेक्स, ठीक है, ये सारे काम करते। क्यों, क्योंकि कपड़ा बन रहा है, मैन्युफैक्चरिंग अगर हम बात कर रहे हैं तो उसमें स्पिनिंग और वीविंग, बुनना, स्पिनिंग करना, ये सब में काम हो रहे, तो ये सारे लोग मिलके काम करते थे। कहाँ हमें दिख रहा है, ये अर्थशास्त्र में मेंशन है। किसने मेंशन किया है, ये मेंशन किया है चाणक्य ने। क्लियर, क्योंकि चाणक्य की बुक थी अर्थशास्त्र, ऑब्वियसली वही मेंशन करेंगे। क्लियर, चल। They should be paid according to the quality and quantity of work। और उनको कैसे पे करना चाहिए, जैसे क्वालिटी कैसी और क्वांटिटी कितनी, मतलब कितना अमाउंट ऑफ वर्क उन्होंने किया है, काम कितने देर तक किया है, ठीक है, क्वांटिटी कितना सारा काम किया है वो तो ठीक है, लेकिन क्वालिटी भी है, पता चले देर तक काम करे और काम ढंग से किया ही नहीं, कोई क्वालिटी नहीं है, तो क्वांटिटी के साथ साथ क्वालिटी भी मस्ट है, ठीक है। तो क्वालिटी और क्वांटिटी पे डिपेंड करके, अब क्वांटिटी का मतलब ये होता है कि दिखने में कैसा लग रहा है वो बात और है, क्वालिटी मतलब कुछ गुण, ढंग से किया नहीं किया, अच्छा दिख रहा है नहीं दिख रहा, उसकी कुछ इफेक्टिव तरीके से चीजें हुई है या नहीं हुई है। क्लियर, आया समझ में। अब जैसे बोलते हैं ना कि किसी के अच्छे मार्क्स आए और किसी के भले एवरेज आए, लेकिन वो अगर एवरेज वाले पर्सन के अंदर क्वालिटी है ना, उसने अपने अकॉर्डिंग आंसर लिखे, अपना दिमाग लगा के, और जिसके अच्छे मार्क्स है उसने बिल्कुल रटा हुआ है, बिल्कुल रोट मेमोराइज करा उसने, कि जैसा एज इट इज बुक से उसने रट लिया, उसको खुद समझ में नहीं आया वो चीजें क्या है, तो वो क्या है, सिर्फ क्वांटिटी वाइज है, क्वालिटी तो है ही नहीं। तो यही वाली बात यहाँ होती है। चलो ये तो पढ़ाई लिखाई की बातें नहीं है, काम की बात है। तो काम कैसा हो, क्वांटिटी भी हो, अच्छा खासा लेवल पे काम हो, दिखे, और अच्छे तरीके से भी हो, क्वालिटी भी हो, है ना। वही बात होगी ना, खाना खूब सारा बना है, बहुत सारा खाना बना दिया, टेस्ट नहीं है, तो क्वांटिटी तो आपने बहुत सारी बना दी, क्वालिटी तो उसमें कुछ है ही नहीं, खास तो कुछ लगा ही नहीं, ठीक है, वही वाली बात है। तो क्वालिटी क्वांटिटी दोनों में ध्यान रखना, उसी के अकॉर्डिंग पेमेंट हो। Women who are not permitted to leave their homes can send maid servant to bring the raw material from the superintendent and take the finished work back to him. Women who can visit the workshop should go at dawn to give their work and receive their wages। अब ये काम कैसे चल रहा है, वुमेन, ऐसी औरतें जिनको परमिशन नहीं थी, भाई होता है कि आप घर से बाहर नहीं निकलो, तो क्या कर सकती थी, कैन सेंड मेड सर्वेंट, उनके जो मेड होंगी, काम करती होंगी, टू ब्रिंग द रॉ मटेरियल फ्रॉम सुपरिटेंडेंट, क्या करें, सुपरिटेंडेंट से रॉ मटेरियल, कच्चा माल लेकर आओ, फिर क्या करो,
काम कर दिया, बना दिया, तो फिनिश वर्क ले जाके वापस उनको भेज दो। मतलब जैसे मैं हूं, मैं घर से नहीं बाहर निकल पा रही, तो मैं अपनी मेड को भेज दूंगी जो काम करती है मेरे यहाँ, तो वो क्या करेगी, वहां से रॉ मटेरियल ले आएगी, वो बोल देगा कि देखो उनको बोल देना ऐसे ऐसे बनाना है, इतना काम करना है, इसको इस तरीके से बनाना है, वो मेरी मेड मेरे पास पहुंचा देगी उस सामान, मैं बनाऊंगी बैठ के, जब बन जाएगा, फिनिश प्रोडक्ट क्रिएट हो जाएगा, तो मैं उसको हैंड ओवर कर दूंगी, भाई जाओ देख कर आओ ये फाइनल प्रोडक्ट बन गया है। क्लियर? तो ऐसा होता था, क्योंकि वो खुद नहीं, अगर अलाउ नहीं है भाई घर से बाहर निकलना और आप काम कर रहे हो, तो किसी के थ्रू आपने, इंटरमीडिएट के थ्रू आपने चीजें पहुंचा दी, है ना? क्लियर? Women who can visit the workshop should go at dawn to give their work and receive their wages. अब जो वुमेन जो जा सकती थी, है ना, वुमेन हु कैन विजिट द वर्कशॉप, जो वर्कशॉप पे जाकर काम कर सकती थी, शुड गो एट डॉन टू गिव देयर वर्क एंड रिसीव देयर वेजेस। वो क्या करती थी भाई, उनको भी अपना काम, चीजें बनाई जो है वो देकर आनी चाहिए, देती थी, और उसके बाद उनको क्या मिलता था, वेजेस मिलता था, है ना? क्लियर हुआ? वेजेस मतलब वही मनी, पैसा, इनकम जैसी। क्लियर? चलो, there should be enough light to examine the work. In case the superintendent looks at the woman or talks about anything other than the work, he should be punished. If a woman does not complete her work, she will have to pay a fine and her thumbs can be cut off. सोचो, अर्थशास्त्र चाणक्य, आप समझ रहे हैं, वो बहुत ही बुद्धिमान थे, मतलब हर चीज सिस्टमैटिक हो, प्रॉपर तरीके से हो, है ना, पॉलिटिक्स हो, हर चीज मतलब अलग ही लेवल का सोचते थे। तो उन्होंने कहा कि काम कैसा होना चाहिए, प्रॉपर तरीके से उसमें एग्जामिन होना चाहिए, सुपरवाइज होना चाहिए, है ना, ढंग से हो रहा है नहीं हो रहा। इन केस अगर सुपरिटेंडेंट है, वो क्या कर रहा है, औरतों को देख रहा है ना, औरतें काम कर रही उनको देख रहा है, या उनसे काम के बजाय कोई दूसरे कामों की बात करें, है ना, होते हैं ना कुछ लोग कि काम की बात की जगह आप लगे हो इधर उधर की बातें करने में, और भी इधर उधर की बातें करने में, तो क्या करना चाहिए, उसको भाई पनिशमेंट मिलनी चाहिए। स्ट्रिक्ट रूल रखें, बिल्कुल स्ट्रिक्टली काम हो, है ना। इफ अ वुमेन डज नॉट कंप्लीट हर वर्क, अगर जो वुमेन है, औरत है, अपना काम कंप्लीट नहीं करेगी, शी विल हैव टू पे अ फाइन, उसको क्या करना पड़ेगा भाई, उल्टा फाइन उसको भरना पड़ेगा, है ना। मतलब जैसे होता है ना कि काम नहीं करे तो डांट वाट पड़ जाती, नहीं, उसको क्या करना पड़ेगा, फाइन भरना पड़ेगा। साथ में एंड हर थम्स कैन बी कट ऑफ, और उनके जो थम, पता है क्या होता है, अंगूठे, क्या कर दिया जाएगा, कट ऑफ। अब कट ऑफ का मतलब आपको पता है कि नहीं पता, कट ऑफ का मतलब पता है कि नहीं पता, आप बताओ क्या होता है कट ऑफ का मतलब। तो समझ में आया, स्ट्रिक्ट रूल उन्होंने रखे थे। क्लियर? अर्थशास्त्र में ऐसा बताया गया है, रूल ऑफ स्पिनिंग एंड वीविंग की काम कैसे होना चाहिए ढंग से, स्ट्रिक्टली। क्वालिटी भी देखनी चाहिए, क्वांटिटी भी देखनी चाहिए, सुपरविजन भी होना चाहिए प्रॉपर तरीके से। ठीक है? क्लियर? अगर कोई ढंग से काम नहीं करे तो फाइन पे करे, अगर सुपरिटेंडेंट ढंग से सुपरवाइज नहीं कर रहा है, इधर उधर की बातें कर रहा है, तो उसको भी पनिशमेंट मिलनी चाहिए। और काम कौन कौन कर सकता है, हर टाइप की वुमेन हमने देखी थी, डिफरेंटली एबल्ड वुमेन हो गई, विडो वुमेन हो गई, यंग वुमेन हो गई, हमने देखा है ना, जो डिफरेंटली एबल्ड हमने देखा। क्लियर? चल, इसी के साथ हमारा जो टॉपिक है एंड होता है। आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा। हमने किसके बारे में जाना भाई, अर्थशास्त्र का, रूलिंग ऑफ वीविंग और स्पिनिंग देखा, उससे पहले हमने पॉटरी के बारे में देखा। तो ये ध्यान रखना, हो सकता है यही क्वेश्चंस आपको एमसीक्यूज वगैरह में आ जाए, इसलिए जिसको मैं इंपॉर्टेंट या ऐसे स्टार मार्क कर रही हूँ ना, तो हो सकता है मैं पूछूं, क्योंकि वो है भी इंपॉर्टेंट। ऐसी चीजें ऐसे ही याद होती हैं। अभी आप NBPW में बोलूंगी तो भूल जाओगे कि मैम क्या था, ये किस बारे में था, अभी भूल गए होंगे, फुल फॉर्म पूरा भूल गए होंगे। तो ठीक है, मैं समझती हूँ, तो इसीलिए मैं उसको टिक मार्क करती हूँ ताकि आप उसको याद रखो और जब एमसीक्यूज करें तो दोबारा रिकॉल होगा। अदरवाइज चैप्टर तो हम पूरा अच्छे से पढ़ते हैं, रिकॉल करते हैं। तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ ही वीडियो एंड होती है। अगर आप और भी वीडियो के लेक्चर्स देखना चाहते हैं तो आप मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल, एप्लीकेशन और वेबसाइट पर देख सकते हैं। ई नोट्स और ई बुक्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। ये सारे हाई क्वालिटी के कोर्सेज हैं, जैसे कि CBSE बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, MP बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स, स्पोकन इंग्लिश कोर्सेज आपको अच्छी क्वालिटी में और 100% फ्री अवेलेबल हैं। आप हमें अदर प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स, टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।